राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है बड़ी जबरदस्त कर रहे होंगे। तो आज देख लेते हैं कि आप कैसी तैयारी कर रहे हो। आज आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज वाली क्लास में एचएसएससी ग्रुप डी के लिए इंडिया जीके के शानदार क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। और इन क्वेश्चंस के अगर आपने आंसर कर दिया, इसका मतलब इंडिया जीके की तैयारी आपकी जबरदस्त है। नहीं कर पाए तो मैं यहां पर याद करवाऊंगा और तैयारी को जबरदस्त करेंगे। लेकिन एक बात समझना, आज वाली क्लास में जो 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, मैं 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आज वाली क्लास में आपको याद करवाने वाला हूं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जिस प्रकार से आपके पेपर में इंडिया जीके आएगी, जिसमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, स्टैटिक जीके होगा, ठीक है जी, वर्ल्ड जीके होगा, सारी चीजें यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और इन क्वेश्चंस को सभी को एक टेस्ट की तरह लेना है। अगर आपको याद है तो आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं याद है तो याद फिर करना ही है ना। और क्लास को पूरी जरूर देखना, क्योंकि सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं। सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस लेके आया हूं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है कि गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने खालिस्तान में भाग लिया था। तो भाई गांधी इरविन समझौता बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो भाई गांधी जी को अंग्रेज है ना वो बुलाना चाहते थे लंदन में। कहां पर बुलाना चाहते थे? लंदन में बुलाना चाहते थे गांधी जी से मुलाकात करने के लिए, ठीक है जी। लेकिन जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ जो 1930 में हुआ, तो उसमें गांधी जी नहीं गए। तो फिर जो अंग्रेजों के मालिक थे उन्होंने इरविन के ऊपर दबाव डाला कि भाई जिसके लिए हमने गोलमेज सम्मेलन किया था उसको तो तुम लेके ही नहीं आए। तो फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, वो हुआ 1931 में, जो क्या था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और इन गोलमेज सम्मेलनों को क्या बोला जाता है? राउंड टेबल सम्मेलन आप इसको बोल सकते हो। राउंड टेबल सम्मेलन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है जी। आप बोल सकते हो कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, इन्होंने शर्त रखी थी कि भाई जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको जेल में डाला गया है उनको बाहर निकालोगे। तो गांधी जी ने इस चीज के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन उसमें क्रांतिकारी शब्द नहीं जोड़ा गया था, जिसकी वजह से जो हमारे भगत सिंह जी हैं उनको रिहा नहीं किया गया था और बाद में अंग्रेजों के द्वारा उनको फांसी दे दी गई थी, जिसकी वजह से लोग गांधी जी को भी इस चीज को लेकर दोषी मानते हैं, है ना। ये पहला जो सम्मेलन हुआ था, जो दूसरा सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ये कब हुआ था? 7 सितंबर, पूरी डेट पूछ सकता है, 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ था। राउंड टेबल मतलब एक गोल टेबल होती है जिसपे बैठकर है वो डिस्कस किया जाता है। और उस समय गांधी जी हमारे भारत में बहुत बड़े बन चुके थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन कर लिए थे जिसके कारण बहुत बड़े बन चुके थे, ठीक है जी। और जो 7 सितंबर 1931 को ये लंदन में इसकी शुरुआत हुई थी दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। लेकिन ये कब से कब तक चला ये भी पूछा जा सकता है। तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ये डेट अपने को याद रख लेनी है। सिर्फ दूसरा ही था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो इन तीनों में एक क्वेश्चन ये आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। एक तो हो जाएंगे भाई भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है जी, भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। एक तो व्यक्ति ये है, इनको आप जानते ही होंगे, ठीक है जी, भीमराव अंबेडकर जी, जिनको संविधान के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। और इनके अलावा एक व्यक्ति और थे, तेज बहादुर स्प्रू, ठीक है जी, तेज बहादुर। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे, तेज बहादुर स्प्रू हैं, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 वाले में भी, 31 वाले में भी और 32 वाले में भी।
ठीक है, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आती। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है। पश्चिमी तट समझो, ये चार भुजाएं मैं आपको बता चुका हूं, चार दिशाएं होती हैं, ये पूर्व वाला, ये पश्चिम वाला, ये उत्तर वाला, ये दक्षिण वाला। कौन सा पूछा है? पश्चिमी तट। अब पश्चिमी तट पे देख लो कौन से बंदरगाह है, इनमें से आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से बंदरगाह है, इनमें से हैं, बताइए। ठीक है, बताओ, आंसर कीजिए। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो कहां पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। कहां पर हो जाएगा भाई? विशाखापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश क्या पश्चिमी दिशा में है? आंध्र प्रदेश क्या पश्चिम दिशा में है? नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। हल्दिया बंदरगाह है, ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, तो क्या ये हो जाएगा? ये भी नहीं हो सकता। फिर अब दो बचे, इनमें से देखो, और जो ये बंदरगाह है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। अब तो आंसर कर दो, अब तो सभी स्टूडेंट आंसर कर देंगे। अब कौन सा बच गया? तूतीकोरन, ये कहां पर है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा, जो कांडला बंदरगाह है वो क्या हो जाएगा भाई? पश्चिमी तट का बंदरगाह है। जो एक कांडला बंदरगाह है ये कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात के कौन से इलाके में? गुजरात के कच्छ के इलाके में है। ठीक है जी, तो गुजरात के कच्छ में कांडला बंदरगाह है, जो क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट का बंदरगाह हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है? जिसको हम कानबेलिया बोलते हैं ना, वो। तो निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया या कानबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है, ये अपने को बताना है। प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएगा? अब कालबेलिया जो नृत्य शैली है या कानबेलिया जो नृत्य शैली है, ये कौन से राज्य की है भाई? तो ये भी एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। तो ये राजस्थान राज्य की हो जाएगी, जो हमारा पड़ोसी राज्य है ना राजस्थान, उसकी हो जाएगी। कानबेलिया जो जनजाति है उसके द्वारा है ये नृत्य है, ये किया जाता है। अब बताओ, और ये जो कानबेलिया जनजाति है ना, ये मेनली क्या होता है? ये सांप से संबंधित होता है, सांप पकड़ने का काम है इनके द्वारा किया जाता है। अब तो बता दो यार, इतना समझा दिया है, इतना हिंट आपको दे दिया है। और जो कालबेलिया नृत्य है, इसी को स्पेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। स्पेरा नृत्य। स्पेरा कौन सा होता है? जो सांप को पकड़ने का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है? स्पेरा बोला जाता है। और इसी को क्या बोल दिया जाता है? स्नेक। सांप को इंग्लिश में स्नेक बोलते हैं ना, तो स्नेक चार्मर डांस भी इसको बोल दिया जाता है इंग्लिश में, स्नेक चार्मर डांस। अब बता दो, तो नाम में ही लिखा हुआ है गुलाबो सुपारी स्पेरा जी। ठीक है जी, गुलाबो स्पेरा जी, सुपारी नहीं, सॉरी, स्पेरा जी है भाई। ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड है। ठीक है, तो याद कर लेना, राजस्थान राज्य की है, स्पेरा नृत्य बोला जाता है इसको, स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य है, यह राजस्थान राज्य में किया जाने वाला नृत्य है कालबेलिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो गुलाबो स्पेरा जी हैं, वो काफी प्रसिद्ध है इसके लिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये जितने भी क्रिकेटर की आत्मकथा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो बताइए, इसमें तो हिंट भी दिया हुआ है। ठीक है जी, इसमें तो हिंट भी दिया हुआ है, हिंट पढ़ोगे तो ही पता चल जाएगा, एक बार दोबारा पढ़ो। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, नहीं पता चला, चलो कोई बात नहीं। फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर, क्रिकेट से कैंसर। अब कौन से क्रिकेटर को कैंसर हुआ था और कैंसर होने के बाद भी वो खेला था? एंड बैक, बताओ तो कौन था? युवराज सिंह। 2011 वाला वर्ल्ड कप याद होगा ना, कौन हो जाएगा? युवराज सिंह हो जाएगा भाई। ठीक है जी, अब इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है, उन सभी को आपको याद कर लेना है। मैं यहां पर दिखा देता हूं, सारे के सारे एग्जाम्स में आती हैं, सारी की सारी।
अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा। अभी इंडिया वालों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर अंतरराष्ट्रीय वाली है वो व्हाट्सएप से याद कर लेना। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जी की, ठीक है जी। सचिन तेंदुलकर जिसको क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जाना जाता है और एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है जी। भारत रत्न पुरस्कार एकमात्र खिलाड़ी हैं। चलो, प्लेइंग इट माई वे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है या आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है जी। युवराज सिंह की तो अभी हमने पढ़ ली है। सुरेश रैना की क्या हो जाएगी? ब्लू व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है जी। सौरव गांगुली की क्या हो जाएगी? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है जी। सौरव गांगुली कप्तान थे जिसको उपनाम क्या है? दादा के नाम से जाना जाता है उपनाम। इनको मिस्टर आईपीएल के नाम से जाना जाता है, मिस्टर आईपीएल हो जाएगा। युवराज सिंह को किस नाम से जाना जाता है? अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सचिन तेंदुलकर का तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। उसके अलावा कपिल देव की जो है वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और ये हमारे हरियाणा से है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1983 का वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया था, उस समय ये कप्तान थे 1983 में। वीवीएस लक्ष्मण की कौन सी है? 281 एंड बियॉन्ड, उन्होंने 281 रन बनाए थे तो 281 एंड बियॉन्ड हो जाएगा। और सुनील गावस्कर की कौन सी हो जाएगी? सनी डेज। सुनील गावस्कर को सनी उपनाम से जाना जाता था, ठीक है जी। ये इस प्रकार से अपने को याद रख लेना है, ठीक है। ये सारी की सारी हैं आपके एग्जाम्स में आती हैं, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वहां से दोबारा रिवीजन आप कर लेना। चलो, और जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हुए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जुड़ जाना। वहां पर क्लास की इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है, कोई अपडेट होता है वो भी मिलती रहती है, और साथ में ऐसी चीजें भी मिलती रहती हैं जो आप याद कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध आत्मकथा बी कमिंग किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है ये भाई। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, कितनी बार एग्जाम्स में आ चुकी है, ठीक है। तो प्रसिद्ध आत्मकथा बी कमिंग किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी भाई मिशेल ओबामा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? मिशेल ओबामा के द्वारा। और मिशेल ओबामा कौन थी भाई? प्रथम महिला अमेरिका की, ठीक है। वहां पर एक दर्जा दिया जाता है, ठीक है, प्रथम महिला का। तो अमेरिका की ये प्रथम महिला थी, और इनको प्रथम महिला का दर्जा क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय ये बराक ओबामा की पत्नी थी, ठीक है। उस समय क्या, अभी भी है, लेकिन क्या है, बराक ओबामा की पत्नी थी। और बराक ओबामा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। वहां के राष्ट्रपति हैं और ये राष्ट्रपति की पत्नी है, तो ये जो बहुत सारे कार्यभार संभालती थी, तो इनको प्रथम महिला का दर्जा दिया गया था अमेरिका का, ठीक है। तो बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? सोना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कौन सी नृत्य शैली से संबंधित है? सोना नारायण। अब बताइए, सोना नारायण जी हैं, वो कौन सी नृत्य शैली से संबंधित है? देखो, नृत्य शैली में आपसे ये पूछता है कि ये नृत्य शैली कहां की है, और उसके जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको कोई ना कोई पुरस्कार मिला होगा, पद्मश्री मिला होगा, इस प्रकार के जो पुरस्कार मिले हुए होते हैं, उन व्यक्तियों के नाम आपसे पूछता है। तो आप सभी इसका आंसर करिए, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करके बताएंगे भाई। बताइए, इनको भी पद्मश्री मिल चुका है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहां का है? मोहिनीअट्टम है भाई केरल का, याद कर लो, एग्जाम्स में आता है केरल का। भारतनाट्यम कहां का हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहां का हो जाएगा? तमिलनाडु का। कथकली कहां का हो जाएगा? कथकली भी हो जाएगा केरल का। और कथक कहां का हो जाएगा? यूपी का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है जी। और इनको सोना नारायण जी हैं, इनको पद्मश्री मिल चुका है 1992 में। अब आप बताना कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे भाई कथक से। कौन से नृत्य से संबंधित हो जाएंगे? कथक नृत्य से ये संबंधित हो जाएंगे, ठीक है जी, कथक। और कथक कहां का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का, ठीक है। सोना नारायण जी, याद कर लेना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1000 स्तंभ मंदिर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 1000 स्तंभ मंदिर जिसमें 1000 स्तंभ है,
जिसमें 1000 स्तंभ हैं, का मतलब वहां पर 1000 स्तंभ बनाए गए हैं। बताओ कहां पर हैं? ये मंदिर कहां पर हो जाएगा? बताओ कहां पर हो जाएगा? इतना हिंट आपको दे देता हूं, इसी मंदिर को रुद्रेश्वर स्वामी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रेश्वर, ठीक है जी, रुद्रेश्वर स्वामी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बताइए अब कहां पर हो जाएगा? तो ये जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? तेलंगाना में रुद्रेश्वर स्वामी जी का मंदिर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? 1000 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 1000 स्तंभ। रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर और तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण स्वराज्य का उद्देश्य कांग्रेस के 1929 के कौन से अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी? कौन से अधिवेशन में की गई थी? बताओ, बताइए भाई। कांग्रेस, जो उस समय की हमारी कांग्रेस थी, उसके द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो यह अधिवेशन में की गई थी लाहौर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी। और यह कब हुआ था? 1929 में हुआ था, ठीक है जी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि अध्यक्ष पूछा जाता है, तो अध्यक्ष थे भाई जवाहरलाल नेहरू जी। JL नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी बने थे, तो वो हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। लेकिन इनसे पहले भी किसी ने मांग की होगी। इन्होंने तो भाई 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें आधिकारिक रूप से घोषणा की थी ये। लेकिन उससे पहले भी किसी ने मांग की होगी। बताओ किसने की थी? ठीक है जी, बताओ किसने की थी? तो हसरत नाम के व्यक्ति थे, हसरत जी थे। उन्होंने सन 1921 में इसकी मांग की थी, ठीक है। 1921 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें बात रखी थी, लेकिन आधिकारिक रूप से 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बस अभी आप क्वेश्चंस याद कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? इनमें से राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा है ये अपने को बताना है। बहुत बार ये क्वेश्चन याद करवा चुका हूं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, बहुत बार याद करवाया। बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसका हो जाएगा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या है कि नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? नलवाड़ी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। जो नलवाड़ी मेला है ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है भाई, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। नलवाड़ी मेला बताओ कौन से राज्य से संबंधित हो जाएगा? ये जो मेला है ये मार्च और अप्रैल के महीने में लगता है, मार्च अप्रैल के महीने में लगता है, ठीक है जी। और इतना और बता देता हूं, ये पशु मेला है, प्रसिद्ध पशु मेला है। तो ये कहां पर लगता है? हिमाचल प्रदेश में। तो जो नलवाड़ी मेला हो जाएगा ये कहां पर लगता है? हिमाचल प्रदेश में भी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पे लगता है अगर ये भी पूछ ले, हिमाचल प्रदेश ना देके जगह आपको दे दे, तो बिलासपुर नामक जगह है, वहां पर ये मेला लगता है। तो बिलासपुर का पशु मेला आपने बहुत बार सुना होगा। तो जो नलवाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है नलवाड़ी मेला, तो बिलासपुर में लगता है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। 2 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? आपको पता है कथन वाले क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम्स में आते ही हैं। पहला पढ़िए कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर हैं भाई, ठीक है, यानी कि उनकी ये जन्मभूमि, ऐसा नहीं कि कहीं से लाके रख लिए, नहीं, यहां पर जन्मभूमि है, उनके रहने सहने का घर है। तो है या नहीं है बताओ? तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि भारत है वो दुनिया का एकमात्र देश है, एकमात्र देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं।
तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात के गिर का जंगल है। तो भारतीय जो शेर है वो कहां पर रहता है? गुजरात के गिर में रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। बाघ है वो मध्य प्रदेश के जंगलों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल भाई ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे, तो दोनों सही हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन और याद हो गया कि भारतीय शेर है वो कहां पाया जाता है? तो गिर में। अरे अब गिर कहां है? ये गुजरात में है, ठीक है जी। गिर गुजरात में क्या पाया जाता है? भारतीय शेर पाया जाता है। इसके अलावा जो बाघ है वो कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश के जंगलों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में और हिमालय क्षेत्र में। तो सुंदरवन कहां हो जाएगा? बंगाल में हो जाएगा, ये भी आपको याद हो गया, ठीक है जी। तो इतना आपको यहां से काफी क्वेश्चंस याद हो गए, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं कथन वाले, तो आपको याद करना जरूरी है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है? किस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया था? ये अपने को बताना है। बताओ भाई क्या हो जाएगा? देखिए मौर्य वंश है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। HSSC में मौर्य वंश से क्वेश्चन है वो काफी बार आया हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मौर्य जो राजा था उस राजा का नाम बताना है जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया। देखो मौर्य सम्राट में दो ही ज्यादा बड़े हुए हैं, एक तो पहला चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा जो सबसे बड़ा हुआ था वो था अशोक। लेकिन यहां पर अशोक तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो डायरेक्ट दिमाग लगा के थोड़ा सा हिंट लगा के आप चंद्रगुप्त मौर्य आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है मौर्य वंश का संस्थापक, क्योंकि संस्थापक हमसे जरूर पूछता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से इसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो वो की भाई कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। तीसरा नाम क्या है इसी का? इसको हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। अब इतना बड़ा नाम आया है चाणक्य, तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनके द्वारा राजनीति के ऊपर लिखी हुई पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा भाई अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो मौर्य वंश का जो सबसे बड़ा राजा हुआ है वो कौन हुआ है? वो हुआ है चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुआ है, ठीक है, जिसने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था भाई? बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसने जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म, दोनों दादा पोते हैं ना, उन्होंने अलग अलग धर्म अपनाया है। इसने जैन धर्म अपनाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, और जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म, इसने कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर उसके बाद बिंदुसार था, और उसके बाद कौन सा था? अशोक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित खालिस्तान की माधुरी बरथवोल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी। अब वो कहां की है ये अपने को बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बना क्योंकि जो माधुरी बरथवाल जी है ना, ये प्रथम महिला बनी थी जिन्होंने आकाशवाणी पे, जो ऑल इंडिया रेडियो है ना अपना, आकाशवाणी है, उसके ऊपर संगीत गाया था। तो ये पहली संगीतकार बनी थी, ठीक है, पहली महिला संगीतकार बनी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वो कहां की थी भाई? वो उत्तराखंड राज्य की हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। माधुरी बरथवाल जी आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी, ठीक है। यह भी याद कर लेना कि आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार कौन बनी थी? माधुरी बरथवाल जी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। खालिस्तान में भुगतान के बकाये के संकट को
हल करने के उपाय के रूप में भारतीय रुपए को विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध अवमूल्यित किया गया था, कौन से सन में किया गया था, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बकाये के रूप में ही किया गया था, ये बताइए कौन सी सन में किया गया था। तो ये किया गया था 1991 में, 1991 में किया गया था, 1991 में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या है कि किस नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है और कारवार खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब बताओ कौन सी नदी है। तो बताओ किस नदी का बेसिन का जल ग्रहण इतना है जो कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है। इतना आपको बता दिया कि कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है, कारवार की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो उस नदी का नाम क्या हो जाएगा, नदी बेसिन का नाम बताइए। तो ये हो जाएगी भाई काली नदी। काली नदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली है तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और ये कहां से बहती है, कर्नाटक के बेलगांव जिले में। ठीक है, गिरती कहां है, कारवार की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से इसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, बताइए। देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, सिंपल क्वेश्चंस, वो तो आप सभी को याद होंगे। ठीक है जी, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, इन सभी के बारे में आप जानते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में आते हैं, फिर आपको नहीं पता होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, लोकहितवादी नाम से ही पता चल रहा है, लोगों का हित करने के लिए जो काम करता था। 25 साल की उम्र में ही ये लोगों के हित के काम करने लग गए थे, और मेनली जो ये काम करते थे ये मुंबई महाराष्ट्र में काम करते थे लोगों के हित के लिए। तो बताइए, तो उनका नाम हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। कौन हो जाएंगे भाई, गोपाल हरि देशमुख जी। ठीक है, इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी भी पुरस्कार मिल चुका है, और ये बहुत बड़े गुरु रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े गुरु रहे हैं, काफी अलग अलग प्रकार के जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनको ये करवाते हैं, इसमें भारतनाट्यम भी हो गया। लेकिन यहां पर आपको बताना है जिसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है इनको किस चीज के लिए मिला है, बताओ कौन से के लिए। तो पहले एक बार याद कर लो, मणिपुरी कहां का है, मणिपुर का। कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहां का है, केरल का। ओडिसी कहां का है, उड़ीसा का। तो जो सोनल मानसिंह जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं, ये गुरु हैं भाई। ठीक है, और इनको जो संगीत में नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है वो किसके लिए मिला है, उड़ीसी के लिए, जो उड़ीसी नृत्य है उसके लिए मिला है। ठीक है, वैसे तो काफी सिखाते हैं, लेकिन जो मेनली ये मिला है वो किसके लिए मिला है, उड़ीसी नृत्य के लिए मिला है, सोनल मानसिंह जी को। ठीक है, और इन सभी की मैं लिस्ट है वो आपको अपने व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, जिससे आप एक बार रिवीजन कर लो। जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो सारे के सारे मैं वहां पर डाल दूंगा, ताकि आप रिवीजन कर लो, एग्जाम्स में आए तो आराम से कर देना, क्योंकि स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इस संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रणगित किया गया था। ठीक है जी, बताओ। तो 42वें संविधान संशोधन में आपको बताना है। तो भाई जब हमारा संविधान लागू हुआ था, अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस समय मौलिक कर्तव्य है वो नहीं थे उसमें। ठीक है, उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया। ठीक है जी, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत है, इनको जोड़ा गया था।
तो उस समय ये जोड़े गए जब कितने थे, तो इनकी संख्या थी भाई 10। इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी भाई 11। अब बोलोगे सर जी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को, उस समय 10 थे, तो ये फिर 11वां कौन सा आ गया? 11वां कौन सा आ गया और 11वां ये कब आया? तो 11वां आया भाई 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, तब ये 11वां जोड़ा गया 2002 में। ये किससे संबंधित था? ये था भाई बच्चों की शिक्षा से, बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। ये अपने को ध्यान रख लेना है इतना। अब जो ये जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, अब ये कहां पर हैं भाई? जोड़ तो दिए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ तो दिया गया, लेकिन इनको शामिल किसमें किया गया? तो इनको शामिल किया गया, भाग की बात करें तो भाग 4A में, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A में इनको जोड़ा गया है। ठीक है जी। भाग 4 में कौन है? और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। और अनुच्छेद 36 से 51 में है वो। ठीक है जी। और 12 से 35 तक क्या है? आपके मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो याद हो गया। इतने क्वेश्चन यहां से पूछता है, सारे के सारे याद हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये 42वां बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है जी। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 भी काफी बार एग्जाम्स में आया है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची खालिस्तान में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं। अब बताओ 7वीं अनुसूची में कितनी शक्तियां हैं, ये आपको बताना है। बताइए कितनी हो जाएंगे? कितनी हो जाएंगी बताइए, को कितनी हो जाएंगी भाई? बताइए कितनी होंगी? तो भाई 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। एक कौन सी है? एक है संघ सूची। कौन सी है? एक है संघ सूची पहली। दूसरी कौन सी है? राज्य सूची। दूसरी कौन सी है? राज्य सूची है। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची है। ये 3 सूचियां हैं। ठीक है। लेकिन इनमें से भी आपसे ये पूछ लेता है कि जो संघ सूची है, राज्य सूची है और जो अपनी समवर्ती सूची है, इनमें विषयों की संख्या कितनी है? तो 60 का नाम आ गया 100, 61 और 41। ठीक है, ये इनमें क्या हो जाएंगे? विषय हो जाएंगे। कितने विषय हैं? इतने हैं। संघ सूची क्या है? केंद्र से संबंधित है। राज्य सूची क्या है? राज्य से संबंधित है। ठीक है जी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना, इतना यहां से आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रतिस्थापित का मतलब है दोबारा स्थापित करना। तो जो योजना आयोग है उनको 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, या आप बोल सकते हो किसकी जगह पे इसको लाया गया था? ठीक है जी, बताइए। तो ये जो लागू हुआ था वो हुआ था भाई 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ था। ठीक है जी, 1 जनवरी 2015 को। और ये आया था नीति आयोग। ठीक है जी, योजना आयोग के स्थान पर कौन आया था? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में। बात समझ में आ गई? तो योजना आयोग के स्थान पर ये आया था। और इसका जो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है पीएम, प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो योजना आयोग है वो कब आया? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था, तो उसी समय ये आ गया था 1950 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला कौन बनी, इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? इनका संबंध था भाई भारोत्तोलन से। इनका संबंध किससे था? भारोत्तोलन से था। और कब जीता था इन्होंने? 2000 में जीता था, 2000 में। अब बता दो, भारत, मैंने इतना हिंट दे दिया, भारोत्तोलन है, 2000 में जीता था। अब तो बता दो, तो क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी जी। क्या हो जाएगा भाई? कर्णम मल्लेश्वरी जी हो जाएगा। विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? ऑपरेशन कैक्टस, ये इंपॉर्टेंट था भाई। इस ऑपरेशन कैक्टस में दुनिया को हमारे भारत ने दिखा दिया था कि हम भारतीय क्या हैं। ठीक है, भारतीयों की शक्ति दिखा दी थी, भारत सरकार की शक्ति दिखा दी थी, भारत देश की शक्ति दिखा दी थी 1988 में। अब देख लेना उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, अभी थोड़ी चीजें डामाडोल चल रही हैं, लेकिन उस समय तगड़ा था। तो ये कौन से देश में हुआ था? ये मालदीव में। ठीक है जी, मालदीव में। वहां पर सरकार बदलने वाली थी, तो जिस तरीके से अभी श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था, नेपाल में हुआ था, ऐसी कंडीशन वहां पर हो रही थी। तो उस समय हमारे यहां पर सैनिक गए और इस चीज को दबाया, ठीक है, कंट्रोल किया मालदीव में। और फिर उसके बाद सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी, सुरक्षा करती है वहां पर फिर। ठीक है, चलो, और इसका नाम याद रख लेना, ऑपरेशन कैक्टस था, मालदीव में 1988 में। चलो, भारत में कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 5 स्तंभों के आधार पर कौन सी योजना की घोषणा की गई थी? योजनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है और अपने हरियाणा में भी है, तो क्वेश्चंस है वहीं से पूछेगा। ठीक है, योजनाएं पढ़ाई तब भी मैंने आपको ये बता दिया था। तो बताओ अब, तो कोविड के कारण क्या, कोविड के बाद क्या हुआ था कि भाई को हम बंद गए थे। ठीक है, तो उस समय ये चीज चली थी। तो उस समय क्या हुआ था? आत्मनिर्भर भारत, कि हमारे भारत को है वो आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है? तो बताओ, कॉफी प्रमुख बागान फसल है वो कौन से राज्य में है? चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चाय का उत्पादन भाई असम में होता है। ठीक है जी, चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? असम में होता है। लेकिन कॉफी का आपको बताना है, तो कॉफी का हो जाएगा भाई कर्नाटक में। इसके बाद केरल में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिस्सा है लगभग 70% वो कहां पर उत्पन्न होती है? कर्नाटक में होती है। चाय असम में और कॉफी कर्नाटक में। ठीक है, और दूध दही का खाना हरियाणा। ठीक है जी, चलो, हरि का देश हरियाणा। चलो, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। आर्य समाज हमारे हरियाणा के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये बात भी पता होगी। तो बताइए भाई, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना बताओ, आर्य समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? मुंबई में हुई थी, मुंबई में। तो ये हुई थी भाई 10 अप्रैल 1875 को। कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके, रुक जा भाई, विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था। बताओ कहां का शासक था, ये आपको बताना। नादिर शाह
नादिर शाह कहाँ का शासक था ये आपको बताना है भाई। तो नादिर शाह ने क्या किया था, दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था और 1739 में दिल्ली शहर पर विजय इन्होंने प्राप्त कर ली थी और फिर ये दिल्ली को लूट के लेके गया था, जिसमें अपना कौन सा हीरा लेके गया भाई, कोहिनूर, कोहिनूर हीरा है वो ये लेके गया था। अभी कोहिनूर हीरा कैसे लेके गया, क्योंकि उस समय कोहिनूर हीरा किसमें था, मयूर सिंहासन में, तो ये पूरा का पूरा मयूर सिंहासन है वो उठा के लेके गया था, ठीक है, जिसकी वजह से कोहिनूर हीरा भी चला गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कहां का शासक था, तो ये हो जाएगा ईरान का शासक, ठीक है। तो मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा था जो ये दिल्ली से लेके गया था 1739 में, नादिर शाह, ईरानी शासक। निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती का स्थापना की थी, यानी कि जो नागलापुरम है उसका स्थान बनाया था, कोई बस्ती है वो बनाई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो किसमें पूछा है, विजयनगर शासक। तो विजयनगर शासक कौन था, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा भाई, कृष्णदेव राय हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार से एचएसएससी ने पूछा है। तो क्वेश्चंस देखे क्या है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन कौन सा है, एशिया का, भारत का नहीं, भारत का तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एशिया का है। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है, जिसे 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, जिसके अंदर खारा जल है। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, चिल्का झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील हो जाएगी। और ये कहां पर है, ये उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है भाई, उड़ीसा में है, ठीक है जी। विश्व में दूसरे नंबर की है, एशिया में और भारत में पहले नंबर की है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं वो आपसे पूछेगा, कभी क्रिकेट की पूछेगा, कभी फुटबॉल की पूछेगा, कभी बैडमिंटन की पूछेगा, कभी हॉकी की पूछेगा। तो संतोष ट्रॉफी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। तो संतोष ट्रॉफी किसकी है भाई, फुटबॉल की ट्रॉफी है। तो डूरंड कप है, ये भी किसका हो जाएगा, फुटबॉल का हो जाएगा। थॉमस कप है, ये किसका हो जाएगा, बैडमिंटन का हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी है, ये किसकी हो जाएगी, क्रिकेट की। तो हमसे क्रिकेट की पूछी है, तो दिलीप ट्रॉफी है, ये किसकी हो जाएगी, क्रिकेट की हो जाएगी। इसके अलावा क्रिकेट की एक और पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम्स में, रणजी ट्रॉफी। तो जो रणजी ट्रॉफी है वो किससे संबंधित हो जाएगी, ये भी क्रिकेट से है। तो दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से है जो एग्जाम्स में आती है। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप है, ये फुटबॉल से है। और थॉमस कप किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा। तो ये याद कर लेना। बाकी सारी ट्रॉफियों की लिस्ट है, आज व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी, रिविजन जरूर करना, ठीक है। जैसे ये क्लास देख लोगे उसके बाद मिल जाएगी। आगे देखते हैं, पादप कोशिकाओं में रक्तिकाओं कोशिका, जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं, के आयतन के कितने प्रतिशत तक व्यापक हो सकती हैं, कितने प्रतिशत तक वो व्यापक हो सकती हैं, आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल आसान है भाई, ये तो बिल्कुल ही आसान है। पादप कोशिकाओं में बताओ, तो ये 90% तक, 90% तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्याद्रत न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश किससे पूर्व अनुमति लेंगे, कि भाई जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, न्यायाधीश बनाए जा रहे हैं, तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो किसकी अनुमति लेते हैं, तो ये अनुमति ली जाती है भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की। और मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। भारत का जो क्या होता है, प्रथम नागरिक भी होता है। नाटक मर्कटिक की रचना किसने की है, इंपॉर्टेंट है। जो नाटक मर्कटिक है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। कालिदास जी की मैंने आपको बताई थी, बहुत बार एग्जाम्स में आती है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह मैंने आपको बताई थी, सारी की सारी याद करके रखना, उनको छोड़ो, अब इसका आंसर करो। मर्कटिक,
मर्कटिक किसकी हो जाएगी? और ये कौन सी भाषा का है? ये संस्कृत भाषा का नाटक है। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा का कौन सा हो जाएगा? शूद्रक हो जाएगा। मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है मर्कटिक। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? ठीक है जी, सिंपली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार किसमें है? 12 से 35 में है। अब देख लो 12 से 35 के अंदर कौन सा आपको दिख रहा है? सारे के सारे दिख रहे हैं। तो फिर अब सोचो, अब इसमें क्या है कि राज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति है वो कानून के समक्ष समान है। किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सभी के सभी क्या है? समान है भाई। ठीक है, सभी के सभी समान है। तो आप बताओ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा भाई? कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद बताइए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा जिसके समक्ष इनको समान रखा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 14 14 के। ठीक है जी। और पॉलिटी की एक स्पेशल क्लास आएगी। देखो इतना बता देता हूं, पॉलिटी की एक स्पेशल क्लास आएगी, हिस्ट्री की आपकी स्पेशल क्लास आएगी जिसमें सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही ज्योग्राफी की और एक इकोनॉमिक्स की, चारों सब्जेक्ट की एक एक स्पेशल क्लास आएगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे सारे के सारे। और अनुच्छेद की स्पेशल क्लास आएगी जिसमें अनुच्छेद आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये कब आएगी? आपके एग्जाम डेट आने के बाद। ठीक है जी, ताकि आपको याद रहे, आप भूलो ना, क्योंकि अनुच्छेद ऐसी चीज है जो स्टूडेंट भूल जाते हैं। सॉरी, तो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं करवा दूंगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? क्षमादान, बताइए भाई। क्षमादान यानी कि माफी, कितना भी बड़ा गुनाह किया हुआ हो और इसके लिए माफी दे दी जाती है। माफी का मतलब है सजा कम कर दी जाती है। और बिल्कुल जो आदमी सही काम कर रहा है, मतलब कि सजा सही से भोग रहा है, इतना बड़ा वो नहीं था, तो उसको माफ भी कर दिया जाता है, उसकी सजा भी माफ कर दी जाती है। ठीक है, तो बताओ। और ये जो शक्ति मिलती है, ये मिलती है अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। अनुच्छेद 72 ये शक्ति देता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, और हमारे देश में एक ऐसे राष्ट्रपति हो गए थे, ठीक है, उनका नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कुछ दिक्कत हो जाए, क्या पता। उन्होंने क्या किया होगा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनके पास जितने भी आए ना, चाहिए उन्होंने मर्डर कर रखा है, चाहिए और कुछ कर रखा है, मर्डर से भी बड़ी जो चीजें होती हैं वो भी कर रखे हैं, तो उनको भी क्षमादान दे दिया। ठीक है, बाद में जब इंक्वायरी हुई, बाद में पता चला, तब तक वो रिटायर हो गए। ठीक है, अपना काम करके चले गए। ठीक है, तो एक बार ऐसा भी हमारे देश में राष्ट्रपति आया था या आई थी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलो, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, चुप रहना। ठीक है, चलो। सिंहली मानव जातीय समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? सिंहली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अपने पड़ोसी देशों से क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशली टॉपिक डाला हुआ है। तो जो पड़ोसी देशों में हम जो चीजें होंगी, मुद्राएं होंगी, वहां की संसद का नाम होगा, वहां के जो क्या बोलते हैं उसको, राजधानी वगैरह है, वो सारे एक क्लास में कर लेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पड़ोसी देशों से आता है। इतना हिंट मैंने दे दिया, वैसे सारे ही पड़ोसी दिख रहे हैं, तो बताओ अब तो कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका में है। सिंहली श्रीलंका, सिंहली श्रीलंका। ठीक है जी, चलो। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? बताओ, साइंस में आएगा क्वेश्चंस, तो परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। अब 4 दिए हुए हैं, इनमें से सबसे अधिक किसका है? बताओ, बताइए भाई, सबसे अधिक किसका हो जाएगा? बताइए। चांदी है, चांदी का कितना हो जाएगा? 47। उसके बाद तांबा है आपका, उसका हो जाएगा तांबे का 29। फिर आपका सोना, सोने का हो जाएगा 79। फिर आपका लोहा, लोहे का हो जाएगा 26। अब देख लो सबसे ज्यादा किसका था, तो किसका हो जाएगा? सोने का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और सोना सबसे ज्यादा तन्य होता है,
और चांदी सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय होती है। ठीक है जी। उसका तन्ने का मतलब होता है पीट पीट कर पतला तार बनाया जा सकता है। ठीक है, और पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है आघातवर्धनीय। ठीक है, चलो। विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप बच्चे के मस्तिष्क और स्पाइना बिफिडा के कुछ प्रमुख जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है? जो विटामिन बी में विटामिन B9 है ना, वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने विटामिन पढ़ाया तब भी आपको बताया था। तो अब आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा फोलेट। उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? फोलेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, विटामिन B9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोटे बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? कम वाला तो बहुत बार याद करवा दिया, अब ज्यादा वाला भी याद तो मैंने करवाया था। तो कौन सा है? केरल का। अब कितना है ये आप कमेंट करके बताना। कितना है ये आप सभी कमेंट करके बताना। सभी को कमेंट करके बताना है कितना है लिंगानुपात। सबसे कम तो अपने हरियाणा का ही था 2011 के अनुसार, है ना, 879। सबसे ज्यादा केरल का है। कितना है ये आपको बताना है। 1000 प्लस है, इतना मैं बता देता हूं। और एकमात्र राज्य है जिसमें क्या है, महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज्यादा थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलो। रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो रथ सप्तमी होती है, यानी सप्तमी मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, नवमी 9वें दिन, पंचमी 5वें दिन, सप्तमी क्या हो जाएगा? 7वें दिन। ठीक है जी, ये 7वें दिन आती है। तो रथ सप्तमी सांस्कृतिक उत्सव है, वो कहां पर मनाया जाता है ये अपने को बताना है। बताइए कहां पर मनाया जाता है, ये कहां पर मनाया जाता है? आपने एक शब्द या एक स्थान का नाम बहुत बार सुना होगा, तिरुमाला। ठीक है, तिरुमाला। अगर साउथ वाली मूवीज देखते हो तो काफी बार सुना होगा। तिरुमाला में है जो रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव है, वो तिरुमाला में मनाया जाता है। और ये तिरुमाला कहां पर हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी भाई। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कोशिका आवरण में संरचनाओं की कितनी परतें होती हैं? और हाँ, एक बात मुझे याद आई, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर जी आपके नोट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, बड़े शानदार नोट्स हमने तैयार किए हैं। तो ये देखो, अपने HSSC ग्रुप डी के लिए अपने जो नोट्स हैं, जिसमें आपको हरियाणा जीके मिलेगी, आपको विज्ञान मिलेगा, इंडिया जीके जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स जीके और कंप्यूटर, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे अपने नोट्स में। और इनके लिए सिर्फ आपको 99 रुपए देने हैं, और ये आपको अपने ऐप पे मिल जाएंगे। कहां पर मिलेंगे भाई? अपने वाले ऐप पे मिल जाएंगे। और ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो पूछ रहे थे ना सर जी नोट्स कहां से ले, तो आप यहां पर नोट्स ले सकते हो। बड़े शानदार, जबरदस्त शानदार बने हैं भाई। ठीक है, और पढ़ोगे तब मजा आ जाएगा। और देखना फिर इंडिया जीके में कैसे स्कोर बढ़ता है, हरियाणा जीके में कैसे स्कोर बढ़ता है। ठीक है, और विज्ञान कंप्यूटर भी वहां पर देखने के लिए मिलेगा। विज्ञान में देखो टॉपिक वाइज भी डाला है मैंने, ताकि विज्ञान में टॉपिक वाइज भी आप पढ़ो। और इसके अलावा फिर मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है कि भौतिक विज्ञान का अलग, जीव विज्ञान का अलग, रासायनिक विज्ञान का अलग, तो वो चीज भी इसमें ऐड की गई है। तो इस क्लास के बाद सभी स्टूडेंट इन नोट्स को परचेज कर लेना और पढ़ते रहना। जिन्होंने ले रखे हैं ना, पढ़ते रहो। बिना पढ़े फिर कोई फायदा नहीं है, लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर नहीं पढ़ोगे फिर कोई फायदा नहीं है, रखे रहेंगे तो। पढ़ने से याद होंगे, एग्जाम में स्कोर तभी होगा। ठीक है, और एक बार कंप्लीट कर लोगे फिर देखना स्कोर कैसे बढ़ता है। जो जिन्होंने ले रखे हैं डेली कमेंट्स आते हैं, मजा आ जाता है। ठीक है, और बड़े शानदार है, सच में बता रहा हूं। ठीक है, जो आपको 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं ना, 99 रुपए देने बस। ठीक है, चलो। और ग्रुप डी के साथ साथ HSSC के सभी एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। कोशिका आवरण में संरचनाओं की कितनी परतें होती हैं? तो जो कोशिका आवरण होता है उसमें संरचनाओं की कितनी क्या होती हैं भाई? कितनी परतें होती हैं, ये अपने को बताना है। कितनी परतें होती हैं, बताओ कितनी होती हैं? पहली परत कौन सी होती है? पहली परत होती है भाई कोशिका भित्ति की। किसकी होती है?
कोशिका भित्ति की होती है, कोशिका भित्ति की। दूसरी किसकी होती है? दूसरी होती है कोशिका झिल्ली की। दूसरी किसकी हो जाएगी? कोशिका झिल्ली की। ठीक है, अरे कोशिका झिल्ली की, पहली, दूसरी और तीसरी। पता नहीं भाई लाइट ने क्या कर रखा है, इस बार लाइट वालों ने तो बहुत परेशान कर रखा है। ना पूरी रात लाइट देते, ना दिन में देते हैं फिर चली जाती है। तो और तीसरी कौन सी हो जाएगी? बाहरी झिल्ली। ठीक है, इस बार बहुत ज्यादा परेशान किया भाई गर्मियों में लाइट ने। ठीक है, चलो तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, बाहरी झिल्ली। अब कितनी हो गई? 3। तो 3 इसका आंसर हो जाए। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? बताओ कि हमारे यहाँ पर नांगल चौधरी में ये ऐसा हाल है कि हर जगह यही हाल है? बताओ, बहुत परेशान किया, सच में बहुत परेशान कर रखा है। वरना और भी क्लासेस में डाल पाऊं, लेकिन लाइट नहीं आती, बिना लाइट के पढ़ाना मुश्किल है। ठीक है, ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो ई शक्ति है, ई शक्ति कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या था? तो ई शक्ति जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य था स्वयं सहायता समूह के लिए विवरणों का डिजिटलीकरण करना। ठीक है जी, बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह, क्योंकि सिर्फ ऑप्शंस में कभी कभी स्वयं सहायता समूह लिख देता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अंडरलाइन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरणों का डिजिटलीकरण करना, यानी कि उनको ऑनलाइन करना, डिजिटल प्रोवाइड करना। ठीक है, ई शक्ति का है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें सूचीबद्ध नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने आपको बताए थे कि भाग 4 में है, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में है। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में है। अब इनमें से आपको बताओ कौन सा सूचीबद्ध नहीं है, कौन सा नहीं है? बताओ। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, लेकिन उसमें ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कुछ मामलों में ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकार नहीं, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विष्णुपुर मंदिर समूह किस भारतीय राज्य में स्थित है? विष्णुपुर मंदिर समूह है वो कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो भारतीय राज्य में, और कौन सा जिला पूछे तो बांकुरा जिला में है। जिला कौन सा है? बांकुरा जिले में ये स्थित है भाई, बांकुरा जिला। अब बताओ कौन से में हो जाएगा? विष्णुपुर मंदिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है पश्चिम बंगाल में। कौन से में है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, बहुत शानदार और अच्छे क्वेश्चंस हमने रखे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसे लगी, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, और आप नेक्स्ट क्लास में क्या चाहते हो, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है या रिवीजन करना है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना जी। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर जिनको नोट्स लेने हैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो इंस्टाग्राम पे जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो जरूर कर लेना, वहां पर शानदार आ रहा है 1 तारीख से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।